अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इससे पहले हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने आखिरी टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड पेपर पैटर्न हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक ये एक सेक्शन है और 6 से लेके 10 तक ये दूसरा सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में ये सब इकट्ठा हो जाता है। और इसी तरह जो सेक्शन ए है उसमें भी ये सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो चूँकि ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा वेटेज सेक्शन बी की और सी की है, इसलिए हमने चैप्टर्स की डिवीज़न उसके मुताबिक की हुई है। तो जो हमने सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक हमने पहले आपको चैप्टर नंबर 1 डायमेंशनल एनालिसिस तक पढ़ाया और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर, आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमने बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ का दूसरा नाम नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी है, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड विदाउट द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप 2 kg राइस ले लें, तो इसमें डायरेक्शन की बताना ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा 2 kg राइस, किसी दुकानदार से कहा दे दें, वो आपको उठा के दे देगा। इसी तरह वॉल्यूम हो गया, इसी तरह एरिया हो गया और बहुत सारी और क्वांटिटीज़, वर्क हो गया, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। जबकि इनके ऑपोजिट दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, इसीलिए हम उनको कहते हैं डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। पहले वाले को हमने कहा नॉन डायरेक्शनल और इनको हम कहेंगे डायरेक्शनल। इनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्स है तो हम किसी स्टूडेंट को कहें कि 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, तो हमसे पूछेगा किस तरफ, किस डायरेक्शन में। इसी तरह वेलोसिटी है, आ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो पूछने वाला पूछेगा कि किस डायरेक्शन में, गाड़ी कहाँ जा रही है, उसकी वेलोसिटी आप बता रहे हैं। तो ये फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्वांटिटीज़ डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं। इनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिखना कैसे है। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर है F, फोर्स 2 न्यूटन 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन डालते हैं, एरो हेड। तो ये वेक्टर का साइन इसके नीचे भी डाला जा सकता है। ये भी वेक्टर को सिंबॉलिकली लिखने का एक तरीका है। और ये भी एक तरीका है कि आप इसके गिर्द मॉड्स डालें और ऊपर वेक्टर, ये डायरेक्शन का साइन डाल दें। सो सिंबॉलिकली आप वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में सिंपल एक लाइन भी डली हुई होती है, एफ के ऊपर एक लाइन डाल दें तो ये भी एक वेक्टर है। और आगे उसके डायरेक्शन बताई हुई होती है। डायरेक्शन इस तरह से भी बताई जा सकती है, मसलन कोई 2 न्यूटन फोर्स है, उसको कहा जाता है ईस्टवर्ड, तो इस तरह भी डायरेक्शन बताई जा सकती है। वेस्टवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये तमाम डायरेक्शंस हैं। एंगल की सूरत में बताएं आप उसको, या उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की सूरत में बताएं, या आप उसको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की सूरत में बताएं। ये सब क्या हैं? डायरेक्शंस हैं। अब हम आएंगे कि ग्राफिकली आपने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मसलन यही वेक्टर हम ले लेते हैं 2 न्यूटन
30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इसको हमने कैसे ग्राफिकली लिखना है, तो इसके लिए हम एक स्केल लेते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स को हम 5 सेंटीमीटर की लाइन से शो करेंगे, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे आप बना लेते हैं। तो आप 30 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से या आप कंपास की मदद से भी बना सकते हैं। 30 डिग्री एंगल का निशान लगा लेते हैं और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। तो ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 2 न्यूटन वेक्टर है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये हो गया इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, इसी में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 डायमेंशन में। आप इनको सिंपल इस तरह ले लेते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट सपोज हम किसी चीज़ की पोजीशन को पी पॉइंट पे डिस्क्राइब करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, और ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं, तो ये एक वेक्टर बन गया। ओरिजिन को सपोज हमने ओ कह दिया, तो ओ पी एक वेक्टर है जिसमें ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसको आप ए वेक्टर कहेंगे, और बी इसका वाई कोऑर्डिनेट है, इसको आप बी वेक्टर कहेंगे। अगर आप ओपन करके लिखें तो आगे हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसको आप ए आई यूनिट वेक्टर और बी जे यूनिट वेक्टर यूँ लिख सकते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखा हुआ है। इसी तरह 3 डायमेंशनल वेक्टर बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली तो नहीं बन सकता, लेकिन आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि हम 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लें। एक्चुअली इसकी पोजीशन ऐसे होती है, ये मार्कर्स की मदद से आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको ब्लैक मार्कर आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज, और ब्लू मार्कर को हमने कर दिया वाई एक्सिस के अलोंग, और रेड मार्कर जिसकी डायरेक्शन कैमरे की तरफ है, आपकी तरफ है, वो इसका जी एक्सिस बन गया, जेड एक्सिस बन गया। तो ये एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, लेकिन चूंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है उसमें ये लाइन नहीं खींची जा सकती, तो उसको हमने डिफरेंट उसमें शो किया है। और 3 डायमेंशनल कोई भी आप इसी तरह वेक्टर बनाएंगे, सपोज हम पी पॉइंट जिसके ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब जो ये ओ पी वेक्टर बनेगा, ये बनेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसके एंगल्स सपोज हम लेना चाहें तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल हम सपोज अल्फ़ा कहते हैं, वाई एक्सिस के साथ हम इसको बीटा कहते हैं, और जी एक्सिस के साथ इस एंगल को हम गैमा कहते हैं। तो कोई भी नाम रखे जा सकते हैं, जो बुक ने आपको नोटेशन दी है हम उसके मुताबिक इसको बता रहे हैं। तो दिस इज़ द मेथड हाउ ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सिंपली हम कहते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस वेक्टर्स की चल रही हैं जो इससे पहले भी आपने पढ़ी हुई होंगी। इसी तरह मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। एक रूल आपने उसमें पढ़ा है जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसको ग्राफिकल वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, वेक्टर एडिशन ग्राफिकल। कि सपोज आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर 2 न्यूटन 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस,
बी वेक्टर 4 न्यूटन 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इनको आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम करते हैं कि सपोज एक वेक्टर आपका ये 30 डिग्री वाला आ गया और 60 डिग्री वाला वेक्टर इसकी टेल ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें, तो ये आपका ए वेक्टर 2 न्यूटन वाला और ये आपका बी वेक्टर 4 न्यूटन वाला आपस में हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड से ऐड हो गए और इनके रिजल्टेंट को फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें, तो ये इनका रिजल्टेंट आ गया। इस रिजल्टेंट को सपोज हम आर कहते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका आर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा कि हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करके स्केल के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोटेक्टर रख के इसके एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, वो इसकी डायरेक्शन होगी। दिस इज़ ऑल कॉल्ड वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड। इसमें कुछ और मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है। पैरेललोग्राम ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाई, सपोज इसमें ये दो वेक्टर्स हम ले लेते हैं, सी वेक्टर डी वेक्टर। तो इन दो वेक्टर्स को हम देखेंगे कि ये हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट दरमियान में पैरेललोग्राम के आपको डायगोनल बनी हुई मिलेगी। तो ये आर वेक्टर बेसिकली रिजल्टेंट है सी और डी का। तो पैरेललोग्राम के मुताबिक उसकी दो साइड्स अगर ऐड हो रही हैं तो फिर उनमें एडजेसेंट साइड्स अगर ऐड हो रही हैं तो फिर डायगोनल उनका रिजल्टेंट बन जाएगा। इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहा जाता है। इसी तरह हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, यही दो वेक्टर्स जो पहले हमने बनाए थे ए और बी, उन्हीं को ले लें। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास हम कहते हैं कि ए माइनस बी परफॉर्म करें। तो आप उसी तरह ए वेक्टर इसको आपने ड्रॉ किया, बी वेक्टर के साथ माइनस का साइन है, तो इसको रिवर्स कर दें हेड टू टेल रूल में, तो ये माइनस बी आ गया। तो अब जो आपका रिजल्टेंट बनेगा ये रिजल्टेंट बेसिकली सब्ट्रैक्शन के नतीजे में आया है ए माइनस बी के। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली एडिशन ही है किसकी, पहला वेक्टर उसी तरह दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहे लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट कर दें, डायरेक्शन उसकी बिल्कुल उलट दें और उनको आप फिर ऐड कर दें। तो अब जो आपका रिजल्ट बनेगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्ट बनेगा। इसी तरह एक डेफिनेशन इसमें आपके पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वो वेक्टर होता है जो तमाम बाकी वेक्टर्स के नतीजे के तौर पे हासिल होता है। मसलन एक जगह पे गाड़ी पे 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो तीनों लोगों की फोर्स ऐड होकर उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का दिया जा रहा है। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे ही निकलेगा कि सपोज एक की डायरेक्शन इस तरह है, दूसरे की डायरेक्शन उससे थोड़ी सी टिल्ट है, तीसरे की डायरेक्शन उससे थोड़ी सी टिल्ट है। तो इन तीनों वेक्टर्स को जब आप हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्टेंट आएगी। वो ऐसा नहीं हो सकता, उसका ये ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा जैसे एक स्टूडेंट ये समझे कि एक जो पर्सन है वो उस पर 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन की, दूसरा जो है वो 600 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तीसरा जो है वो 700 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो इनको आप ऐड कर दें 7 + 6 + 5, तो आप समझें कि जी 1800 न्यूटन की फोर्स रिजल्टेंटली गाड़ी पे लग रही है। ये ऐसी सूरत में हो सकता है जब तीनों की डायरेक्शन सेम हो तो आंसर 1800 आएगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्शन का फ़र्क होगा फिर आंसर 1800 नहीं आएगा। तो वो जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शन लेके फिर एडिशन करनी पड़ती है। इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को आप सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटीज़ को या डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ को। इनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लेके
आपको साथ चलना पड़ता है, और इन मेथड्स को जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उनके साथ हम लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।